आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर रहने वाले जागीर सिंह बिलहरा से, जिन्होंने छोटे किसानों को बचाने की मुहिम उठाई है और उनकी उम्र 80 साल के आसपास है। 80 से 85 साल के एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस समाज को दे दी है। और अभी फिलहाल उनके हम घर पे पहुंच रहे हैं और उनके बारे में भी हम पूरा आपको बताएंगे। और ये उत्तराखंड के लिए एक सोने का काम करेगा। उनके संघर्ष के बारे में हम आपको बताएंगे, वो क्या है वो ये हम बताएंगे। उन्होंने आपके लिए क्या किया, उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या किया, ये कम लोग जानते हैं उत्तराखंड के लिए। और कई रोचक बातें हैं उनकी बचपन से लेकर और उनके जवानी से लेकर और बुढ़ापे तक का। हम उनके घर पहुंच गए थे और मैं गाड़ी से उतरा तो वो मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं उनसे मिलके भावुक हुआ। वहां पे इनके कुछ साथी भी बैठे हुए थे जो इनकी इस मुहिम में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे। आखिर मैं जानना चाहता था कि इतनी उम्र में उन्होंने क्या बीड़ा उठाया है। उनके संघर्ष की कहानी जब मैंने उनके साथ बैठ के जानी तो मैं भी हैरान हो गया था। उनका संघर्ष आज से नहीं, समाज के लिए कई वर्षों से चल रहा है। अब उन्होंने छोटे किसानों को बचाने के लिए सरकार से जहां हम आपकी गुहार मुलाकात लगाई है। उत्तराखंड के शेर कह लो या बहुत कम चीज़ें मिलती हैं ऐसी देखने को। और उत्तराखंड के जनता या यूपी की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तराखंड की जनता, ये तो चलता रहता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको इनसे कुछ सीखना चाहिए। ये मामूली स्थान नहीं है, ये बिलहरा गांव है। और बिलहरा गांव में ये ऐसी शख्सियत है जिनके चर्चे बहुत दूर तक हैं। ये काम तो करते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं हैं। ये अपनी जेब से पैसा फूकते हैं लेकिन आज तक कोई चंदा नहीं लिया है। जो इनकी संपत्ति अगर इतनी थी ना तो वो इतनी हो गई है, बड़ी नहीं है। घर खुशहाल है, घर में उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, लड़के हैं, बहुएं हैं, सब खुशी से है। तो आइए उनसे हम आपकी बात कराते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खटीमा तक और एक बार फिर मैं मुकेश देव। माहौल क्या में चल रहा है, जगह जगह राजनीतिक खबरें चलाई, लोग जश्न मना रहे हैं अपने जीतने का। लेकिन मैं वहां से जब खटीमा से जब लौट रहा था तो उसके बाद मैंने क्या कहे उनके बारे में, मेरे पास तो शब्द भी नहीं आ रहे कि जब मैंने उनके बारे में सुना कि 2024 चल रहा है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया है। आप सोच रहे होंगे मैं खेत में क्यों खड़ा हूँ। खेत में मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मामला खेत और किसान से जुड़ा हुआ है। ये खबर शायद कुछ लोगों को ऐसा लगे कि भैया आज क्या बोल रहा है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है और इस खबर को आप अंत जरूर देखना। अंत तक बहुत ज़रूरी है आपको देखना। और ख़ास तौर पे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो दर्शक हैं उनको भी बताना चाह रहा हूँ इस खबर के माध्यम से। अभी मैं एक खेत में खड़ा हूँ और इस खेत को और इस देश के किसानों को बचाने के लिए आज ये खबर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देश का किसान बर्बाद हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उसको बचाने की मुहिम एक 80 साल के बुजुर्ग ने संभाल रखी है, जो जगह जगह जाके उन किसानों के बारे में बता रहा है। और अभी फिलहाल में वो दिल्ली में इसी विषय को लेके गए थे। मामला उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर का है। जो गांव में जिस जगह खड़ा हूँ, ये गांव का नाम है बिलहरा और यहीं पे वो रहते हैं। अक्सर आपने उनको टीवी में भी देखा होगा, लेकिन आज मैं उनको मिलवाऊंगा उनसे। तो अब बात करेंगे हम बिलहरा साहब से। बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप मेरे चैनल पर आए। सभी को मैं आपका प्रणाम करता हूँ। ये 1 2 3 4 5
वो कहते हैं ना, जहाँ सिख होता है वहाँ कोई भूखा नहीं रह सकता। गए होंगे आप, सुना होगा, गुरुद्वार में भी देखा होगा, सड़कों के किनारे लंगर लगा देते हैं। और मैं तो ठोक बजा के कहता हूँ, जहाँ सिख है वहाँ कोई भूखा मर ही नहीं सकता। मैं सही कह नहीं रहा हूँ? बिल्कुल, वाहिगुरु जी की कृपा, जगह जगह लंगर लगता गुरु है। का हाथ, गुरु जी का हाथ है। लेकिन बाबूजी, मैंने आपको मिशन सुना है कि देश का जो किसान है जी वो आज बर्बादी के डगर पे चल रहा है, या उसकी दयनीय स्थिति दिन पर दिन गिरती जा रही है। जी और आपके कई सारे मिशन भी मैंने देखे हैं, जी आपने कई आंदोलन भी किए हैं। आपने यहाँ पर जो सितारगंज में जो चीनी मिल है उसको चालू कराने के लिए भी बड़ा संघर्ष किया है। और आज नतीजा ये है कि वहाँ कई लोगों को घर में चूल्हा जल रहा है। जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने शुरू किया है कि लंगर से वो खाने कोई रहेगा। हाँ, हम सुबह उठ के मत्था टेकने जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज गुरुद्वारे जाते हैं, और हमारा वहीं से ही जो हमें वहाँ से शिक्षा मिलती है। तो गुरु नानक साहब जी महाराज जी ने सिख पंथ को शुरुआत की थी। तो जब वह सबसे छोटे थे तो सबसे पहले उन्होंने इंसान से पहले उन्होंने ये जो जानवर हैं, गाय भैंस जो थी, बैल, उनको चराने की, उनको भोजन दिया था। और वो सो गए थे, फसल में छोड़ दिए, और ऊपर से सांप ने छाया की थी। एक इतिहास है। गुरु नानक साहब इंसान से पहले लंगर दिया था गाय भैंस बैलों को, क्योंकि बैल गाय भैंस के दूध से मानवता जिंदा है, और बैलों से उस समय अनाज पैदा होता था। इसके जोते बगैर अनाज नहीं पैदा हो सकता। तो पहले उनको पाला। उसके बाद खुद जो कारोबार चुना वह किसानी का चुना। उसके बाद उन्होंने गुरु नानक साहब जी का जो हमारा मिशन है, उन्होंने कारोबार जब शुरू किया तो 20 रुपए जो उनको कारोबार के लिए फैक्ट्री खोलने को दिए थे, तो उन्होंने लंगर चला के और साधु संतों को लंगर दिया। जो उस प्रभु को याद करता है, किसी भी रूप में करता है, किसी भेष में करता है, मैं कहा करता हूँ, किसी जगह पर करता है, उस धरती को, उस महान आत्मा को भी मैं सजदा करता हूँ। नंबर 1 ये। और गुरु नानक साहब जी ने उनको भोजन दिया कि अच्छा, पहले इसको भोजन दिया, बैलों गाय भैंस को दिया, छुट्टा चरना छोड़ दिया। उसके बाद पहले भोजन चलाया, फिर भोजन तैयार कैसे होगा, वो खेती करी। गुरु नानक साहब जी ने खेती करी, और फिर भ्रमण करके, और जो वो मेरे से आप सब लोग ज़्यादा जानते हैं उनके जीवन के बारे में। तो गुरु नानक साहब जी से पूछा कि राजा कैसा हो देश का, आप कैसा अच्छा कहेंगे? तो गुरु नानक साहब जी ने कहा, राजा चुली न्याय की। राजा ऐसा होना चाहिए जो शब्द ले कि मैं न्याय करूंगा, पानी की तरह, हवा की तरह, सूरज की तरह न्याय करूंगा। और फिर वो पढ़ाई क्या करे, पढ़िया सच ध्यान। ये गुरबाणी गुरु नानक साहब जी ने हमें बताया, राजा चुली न्याय की, पढ़िया सच ध्यान। तो ये हम इस पर, तो अब हम ये कहते हैं, हमारी ये मांग है कि राजा ऐसा देश का होना चाहिए जो हर मानवता की आस्था हो। कौन है राजा? राजा कौन है अभी? सुनिए, ये तो मेरा, देखिए, ये मेरा विषय नहीं है। मैं ये मांग, और आवाम जो है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि धर्म स्थल चाहे वह किसी रूप में भी है, और वह ऊपर पर्वतगार जिसने सृष्टि साजी है, दुनिया बनाई है, वह एक है। और आगे जिस तरह स्कूलों की अलग अलग ड्रेस, वर्दियां, जो कुछ भी अपने, हर आदमी किस तरह जीना चाहता है, ये उसको अधिकार है। वो क्या करे, उसको अधिकार है। अच्छे का उसको फल है, बुरा उसको फल है। तो वह पर्वतगार, एक परिवार अपने को, जैसे दादा दादी अपने परिवार को एक जगह बैठने की हर वक्त रात में दिन में करते हैं, तो हमें भारत सरकार से ये आस्था, और धर्म स्थल से, और कानून व्यवस्था से, बस यही हमारी मांग है। किसानों को बचाना है। अब रही बात किसानों की, तो किसानों को सारा, फिर मैं चलता हूँ वहीं गुरु नानक साहब जी से। जब किसान, सारा जो जितनी सृष्टि है, और खासकर भारत, ये भारत जो है ये किसानी बल पर जिंदा है। तो किसान बचाओ, मेरा यही रहा, आपकी यात्रा थी कि किसान बचाओ। किसान जो है वह बहुत, जो हम जब हमारे दादाजी यहाँ आए थे, तो और हमारे पिताजी यहाँ आए थे, और मैं, और हमारे ये आज ये छोटे बच्चे पोते 4-5 पुश्ते हैं, तो असल में ना तो हम परिवार में पढ़ पाए,
मैं ना कुछ भी है, और आज वैसे के वैसे ही रह गए तो खेती में भी नीचे चले गए। चलो परिवार बढ़ा, कुछ भी हुआ, वो तो अलग बात है, लेकिन जितना भी 70% 5 एकड़ से नीचे वाला जो परिवार था वो ख़त्म हो गया। उसमें अधिक रोल रहा कि बीमारियों ने खा लिया। उसके बाद अधिक रोल रहा कि ये जो हमको एक यहाँ पर दहेज प्रथा थी और इस तरह की जो चीज़ें थी। अच्छा, दूसरा, मैं देखिए 80 जिस देश में 80% लोग 5 किलो चावल पर निर्भर हों और उस देश में सुरक्षा विभाग, न्यायपालिका और सरकार और धर्मस्थल भी हों और वह अपने जीने के लिए पास में बंदूकें रखे, तलवारें रखे, रात को कैसे जीना है डर डर के उठे, इस पर भी सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। मैं स्वागत करता हूँ। हम कानून व्यवस्था, देखिए हम धर्म का राज मांगते हैं। कानून सबसे पहले आदमी जीना चाहता है, उसके बाद आदमी आज़ाद होकर अपने मर्जी से जीना चाहता है और उसको रोज़गार चाहिए, रोज़गार चाहिए। हम रोज़गार की मांग करने गए थे और जो सबसे बड़ा रोज़गार का दाता है वह किसान है। तो किसान जो है वह गन्ना, गेहूं और धान, ये हमारी मोटी फसलें हैं, फसलें हैं मोटे। तो इन पर अगर गन्ना जो है वो लॉस का कारण हो रहा है महंगाई के हिसाब से, किसान जो है, मेरे यहाँ आसपास में आप यहीं पर देख लें, कोई गन्ना आपको नजर नहीं आएगा, कोई गन्ना बो नहीं रहा आगे। ये गन्ना बोने को जमीन रखी थी, मेरा खेत में ये गन्ना बोने को जमीन रखी थी, गेहूं बो दिया क्योंकि गन्ने में कुछ बच नहीं रहा। तो सब लोग जो है, अच्छा अब इसमें धान आएगा तो धरती में पानी खत्म हो जाएगा। ये दिक्कत है कि गन्ना सबसे पहले भारत में गन्ना बढ़ाओ और गन्ने, कहने की बात यह है कि किसान अब गन्ना कम उगा रहा है, गन्ना कम उगा रहे हैं, उसको गन्ना प्रेरित करके गन्ने जो भी क्यों हटे, ये सरकार का काम है। देखे पड़ता नहीं आ रहा, पड़ता नहीं आ रहा, उसमें कुछ बच नहीं रहा। 100-110 रुपए खन्ना है प्रति कुंटल। नहीं 460 रुपए हमें मिलते हैं यहाँ, 360 मिलते हैं एक कुंटल पे, 360 मिलते हैं। 100 रुपए का उसको छिलाई और फैक्ट्री 100 रुपए मजदूरी चलेगी, मतलब चला जाता है। फिर उसका गन्ने की बुआई, उसकी बंधाई, खाद, दवाई, कीड़े मार, पानी, उसकी देख रेख सारा, तो उसमें से किसान को उतना ही बचता है जितना उसको 1 साल की फसल है, मतलब उसको बस भर कुछ नहीं है, इसमें घाटे का सौदा हो गया। मगर ये पूरे साल की फसल एक ही है। एक ही मतलब साल में एक बार, हाँ साल में एक बार आता है। लेकिन इस देखिए ये सरकार आने से अब मेरे क्षेत्र में, बाहर तो पता नहीं, यहाँ पर तो पेमेंट अब नगद मिल रही है, मतलब हफ्ते बाद। ये भी बड़ा अच्छा मामला ये है ना, जैसे बाबूजी आपने खुद बताया ना, कि पीछे भी देख रहा हूँ मैं आपके, सब जगह गेहूं लगा पड़ा है। हाँ जी, गन्ना है ही नहीं कहीं, गन्ना हो ही नहीं रहा। लेके गन्ना ले लिया, तो गन्ना नहीं होगा तो चीनी तो बहुत महंगी हो जाएगी। आप देखिए कोई खेत नहीं है पास में जिसमें गन्ना बोना है, कोई खेत नजर आ रहा है आपको? गन्ने के लिए खेत नहीं किसी ने रखा, आप देखें ना सारा इधर। मैं भैया को बोलना चाह रहा हूँ ना एक बात, कि आज की पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी, बाबूजी बहुत ज्यादा नशे में चली गई है। हाँ जी, और उनके लिए मैं एक सबक देना चाह रहा हूँ और ये भी दिखाना चाह रहा हूँ कि पंच सिख बोलूंगा मैं तो, और बोलने से मैं कतराऊंगा भी नहीं जी। और मुझे तो इनमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी दिख रहे हैं। मुझे तो आज़ादी की क्रांति दिख रही है, जो पहले आज़ादी की क्रांति होती थी वही क्रांति अभी हाथ पे दिख रही है। लेकिन एक बात है कि हाथ में लाठियां हैं, लाठी इनका सहारा है। बुजुर्ग हो चुके हैं, 70-75 साल से ऊपर की उम्र हो चुकी है, और इस उम्र में मैं भारत सरकार, राज्य सरकार को टैग भी करूंगा कि इन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो देश के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाले समय पर जैसे कोरोना आपदा आई थी ना, ऐसी किसानों की आपदा ना आ जाए। ये बस आपने यही है मेरा, कहीं ऐसा ना हो कि अगर किसान का मनोबल टूट गया तो देश टूट जाएगा, बस यही है ना। हाँ ये बिल्कुल इतना ही है। क्या कहना चाहते हैं बाबूजी? हाँ नहीं बिल्कुल सही है, किसान का मनोबल ना टूट जाए। देखो जी गन्ना जो सा ना, मतलब 250 पौने 300 तो समझो निकल ही जाता है बीच से, जितना भी है सब निकल जाता। बाकी तो रुपया तो 100 ही उनको बाजा 100 बता लो, तेल खर्चे में निकल जाता, बराबर ही आता है। इसलिए फिर अब गन्ना तो इसलिए कम कर रहे हैं जी, अब सरकार थोड़ा उसका मुगल बढ़ा दे, करा दे, देखे किसानों की तरफ, तो इसलिए चलो गन्ने की फसल ज़्यादा और भी होती रहेगी, और चलो चीनी मिल भी बंद नहीं होएगी, चलती रहेगी। जब गन्ना कम होएगा फिर चीनी मिल क्या करेगी बताओ?
इसलिए उसमें यही होना चाहिए कि सरकार कुछ किसानों की भी सरकार इसको क्या करना है, इसको- सरकार देखे। हाँ, सरकार, हम ये नहीं कह रहे भी वहाँ बैठे ही देख, उसका सर्वा भी कर लें पूरा। रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। उसका पूरा सर्वा करें भी किसान कैसा कैसा है, किस हिसाब से जी रहा है, किस हिसाब से मतलब खर्चा पानी चल रहा है, उसका सब सर्वा करें। जैसे भी है उनको पता चल। बाकी किसान तो खत्म हो रहा है, 5 एकड़ वाले नीचा किसान सब खत्म हो छोटा किसान में मैं अगर ढंग से पूछूं तो छोटा किसान किसे कहते हैं? छोटा 5 एकड़ से नीचे वाला, 3 एकड़ वाला, 2 एकड़ वाला, जिसपे जमीन कम है, हाँ जिसमें छोटी जमीन है। जिसपे इनको समझाना पड़ेगा दर्शकों को, हाँ जी, हाँ जी, जिसपे जमीन कम है वो छोटा किसान हाँ, छोटा किसान है। वो आजकल तो बड़ा ना भी तो- किसान बड़ा है। ना तो वो ढंग का ट्रैक्टर ले पाएगा, ना उनमें सब्सिडी मिल रही कुछ ट्रैक्टरों कुछ भी में, नहीं कर किसी पाएगा साधन वो। को बना नहीं पाएगा। वो बहुत खेती बुरी करेगा। हालत है किसान की आज के, किराए छोटे पे किसान किराया की तो बहुत महंगा बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। छोटे किसान की हालत बहुत बुरी है। जिन लोगों का कोई साइड बिजनेस है वो तो रोटी खा रहे हैं, बाकी किसान जितना आज के युग में कमजोर कोई नहीं है, छोटे किसान जितना। ये मैंने देखा, मेरा सर्वे है। कोई भी आके कि मैं बोल रहा हूँ, कोई आएगा मैं समझाऊंगा, हर चीज समझा दूंगा उनको, आंकड़े से बात करूंगा, दलील से। तो अब इससे बचाव का क्या तरीका है? वो सरकार देखे इसको, सरकार देखे। सरकार की जिम्मेदारी है बस मुझे। बिलहरा जी का यही कहना है। हाँ, इनका नाम जो है जगीर सिंह बिलहरा, बिलहरा इसलिए क्योंकि गांव का नाम बिलहरा, और ये इनकी पहचान है और ये इनकी शान भी है। और सिर्फ इनका एक ही मिशन है, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, मैं सीधा कहूंगा देश के किसानों को बचाने के लिए इन्होंने बीड़ा उठाया है। और ये जगह जगह मुलाकात भी कर रहे हैं, उत्तराखंड सरकार से भी मिल रहे हैं, केंद्र सरकार से भी मिल रहे हैं कि बचा लो, अब भी समय है। जी जी, मैं अभी गृह मंत्रालय जी गया था, तो मेरी उन्होंने सुना, मुझको 20-25 मिनट समय दिया, बहुत सुना और बोले कि आपकी इस पर बहुत गंभीरता विचार करेंगे, और उन्होंने नंबर भी दिए हमें कि आप अगर नहीं आ सकते हैं तो अपनी बात रखिए। हम बहुत खुश हुए, हमारी यात्रा भी सफल हुई, और मैं समझता हूँ 140 करोड़ लोगों को उन्होंने एक ताकत दी है। स्वागत करता हूँ गृह मंत्रालय जी का। राजनाथ सिंह जी के आवास पे गया था, और श्री गडकरी जी के आवास पे गया था, गृह मंत्रालय जी गया था। उन लोगों ने आगे उनसे बात भी की, मैंने सुना, और उन्होंने कहा कि 25 के बाद हम उनको फिर बुलाएंगे। तो फिर मैं अब देखो, मैं अगर जाऊंगा जहाँ तक भी है, तो नहीं तो बस जो मैंने कहना था मैंने कहा, जो मैंने कहना है मैंने कह दिया, आपने रिसीव कर दिया। मेरी 5 एप्लीकेशन थी, 5 रिसीव करके, और ये एक पहला मैं समझता हूँ कि कोई किसान होगा जो किसी डिग्री पर ना होते हुए गृह मंत्रालय जी ने उसको 25 मिनट समय दिया, और उसकी सुनी और उसको रिसीव किया और आश्वासन दिया कि आपकी हर बात पूरी होगी। इसलिए मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद कर। देखो जी, एक और बात हो छोटी सी। हम ये कह रहे हैं कि जब हम अभी गए हैं दिल्ली, उसमें से कम 25-26 हज़ार रुपये खर्चा आ गया है। उन्हें वो हट गया ले, हाँ। नहीं नहीं बात नहीं, सुन लो। अरे बाबूजी जब बात हो रही है ना खुल के होगी। अच्छा, इन वहाँ खर्चा हो गया। खर्चा कैसे हुआ? अभी जगीर सिंह के पास पैसा नहीं था कोई भी वैसे। इन्होंने अपने पेड़े बेचकर तो फिर वो पैसा कुछ इकट्ठा किया, 15-16 हज़ार के पेड़े बेचे, कुछ पास से पैसा करके तो फिर जाके दिल्ली पहुँचे। हाँ जी, और भला सबका हुआ, अपने लिए कुछ नहीं करा। इतनी जरूर है, मैं कहना जगीर सिंह के ये लड़के बहुत अच्छे हैं जो इनको कुछ नहीं कहते हैं। और इनकी पूंजी कहाँ थी? कच्छा में थी, वहाँ बिच गई, वहाँ बिकी। उसके बाद सतारगंज में प्लाट लिया, कम से कम 1.25 करोड़ के करीब वो आज प्लाट था, जो वो बिक गया। हाँ जी, उसमें सब इन्होंने लगा दिया। अच्छा, ये फिर बीमार पड़ गए, 2 साल ये मंजे में पड़े रहे। हम इसलिए ये थोड़ा करते हैं इसमें कि हम सब जाने, कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलें। नहीं, आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हो, आयरन हो। मैंने आज आपको चलो, बोल दिया आपकी ना, बहुत मुझे आप में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और तमाम इस हम देश ये के कह रहे, चलो क्रांतिकारी इनके दिख साथ रहे हैं। थोड़ा मिलके पूरे आवाम से ये प्रार्थना करके अपील करता हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं हम लोगों के, जो हमारी भावना है आखिरी दम तक निभ जाए, हम गिरे ना। और हम गैर राजनीतिक हैं, हमारी कोई राजनीति में कभी जाएंगे नहीं, सोचेंगे भी नहीं, आवाम की सेवा करेंगे। यह हमारी प्रभु हमारी अपील स्वीकार करे कि हम यह जनहित में जो भी हमको आवाम की दर्द है उसको हम आगे पेश करने में आखिरी दम तक निभ जाएं। ये हमारी प्रार्थना है। एक मैं बात बोलूँगा बाबूजी, माफ़ करना मुझे, कि अक्सर इस उम्र में देखा गया है और आंखें ढूंढती हैं कि मेरा जीवन साथी कहाँ चला गया है।
ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस उम्र में जीवन साथी का होना बड़ा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि एक ये दिल है ना, इस दिल में वो हर किसी को वो बातें बता नहीं पाता। हमारी अम्मा जो इनकी धर्मपत्नी है जागीर सिंह बिलहरा की, वो भी उम्र के पड़ाव में है और इस समय सोचते हैं ना, कहा जाता है कि भैया इस समय जितना इकट्ठा रह लो, परिवार बच्चों के साथ रह लो, आंखें बंद होने से पहले रह लो, ये आदमी का सब जीवन सुखी पल होता है। और इस उम्र में लाठी लेके देश के किसानों को बचाने निकले पड़े हैं। ये तो खाली किसानों का मसला मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बाबूजी के बारे में मैं पिछला रिकॉर्ड निकाल दूँ तो खबर ख़त्म ही नहीं होने की। लेकिन सब चीज़ का समय आता है, अलग अलग भागों में मैं आपको दिखाते रहूँगा इनकी संघर्ष की कहानियाँ। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो उन्होंने बीड़ा उठाया है। बाबूजी, मैं लगातार आपके पास आता रहूँगा और आपसे पूछता रहूँगा और मेरा सहयोग आपको हमेशा मिलता रहेगा। मैं आपकी बात को दूर तक पहुंचा सकूं, ऐसा मेरे को आशीर्वाद देना। इस आवाम को और भारत सरकार को और इस दुनिया देशवासियों को इस सर्वधर्म सेवा समिति जो नाव चलाने का प्रयास कर रही है, उसका मलाह जो बन करके आप आए हैं, ये सारा ये आपका बहुत बड़ी बात है। मैं इस संदेश को आपके माध्यम से आप इस बेड़े के मलाह हैं। हम आपको भी कुदरत ने भेजा आपको, मुझे तो पता नहीं, मैं आपको जानता नहीं कब आओगे क्या है, आप आए हैं, सुन करके आए हैं। हमारी कमेटी का हौसला बढ़ गया और मैं पूरे आवाम की तरफ से जो उनके दुख दर्द के दवाएं आप एक पेश जाकर कर रहे हैं, आवाम की बात सरकार तक, सरकार की जनता तक पहुंचाएंगे। इसलिए मैं आपका दिल की गहराइयों से हम सारी सेवा समिति और मान तक तरफ से आपका स्वागत करता हूँ।